हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको करा रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2023 मैथ टीजीटी यानी क्लास 9-10 जो मैथ्स के टीचर हैं उनका पेपर का सॉल्यूशन। और ये जो पेपर हुआ था 26 अगस्त 2023 को हुआ था, जिसमें पहले 40 क्वेश्चन यानी कि 41 से लेके 80 तक के क्वेश्चन हम पार्ट 1 में करा चुके हैं। ये पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में हम 81 से 120 तक यानी 40 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत। और इससे पहले जो हमने 40 क्वेश्चन कराए थे उसमें 2 क्वेश्चन में कुछ एरर सामने आई थी, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी इसको गहनता से देखा और मेरे पास काफ़ी मैसेज आए थे। तो उसमें से एक क्वेश्चन था, आप उस आंसर को ठीक कर लें। क्वेश्चन ये था कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 150 बादाम की बर्फियाँ हैं। उन्हें इस तरह से ढेर करना चाहते हैं कि प्रत्येक ढेर में उनकी संख्या समान और वे ट्रे का कम से कम क्षेत्र घेरे। इस प्रकार बनने वाले ढेरों की संख्या। अब देखिए, ढेरों की संख्या निकालने के लिए अब अगर इतना क्वेश्चन पूछा जाता प्रत्येक ढेर में उनकी संख्या समान हो, ठीक है, तो इसे निकालने के लिए उन्हें किस तरह से ढेर करना चाहते हैं कि प्रत्येक ढेर में उनकी संख्या समान हो, तब तो 30 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर वे ये और पूछ रहे हैं कि वे ट्रे में कम से कम क्षेत्र घेरें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो 420 है इस 420 को जो SCF आया हमारा इससे डिवाइड करना पड़ेगा, और दूसरा 150 जो इसको भी 30 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का 3, 3 चौक 12 और यहाँ 3 पंजे 15, यानी कि इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 90। ठीक है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और था, ये बिल्कुल ठीक था, बस इसमें अंतर ये था हमने ऑप्शन गलत टिक कर दिया। इसका ऑप्शन ये वाला नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा ई, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्क्वायर नहीं दिया हुआ, हमने इसे स्क्वायर ध्यान नहीं दिया था, डायरेक्ट 8 इसका टिक कर दिया था। ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ई, इसका राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आप क्लास को शुरू। तो लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन यानी 81वां क्वेश्चन। आज हम 81 से 120 तक क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। एक पतंग जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग से जमीन तक डोरी की लंबाई 60 मीटर है। मानते हुए कि डोरी में कोई ढीलापन नहीं है, जमीन पर पतंग का उन्नयन कोण। तो देखिए पतंग ऊपर उड़ रही है, तो यहाँ से ये इसकी डोरी हो जाएगी ये वाली, और ये हो जाएगी इसकी हाइट। तो पतंग से ज़मीन 30 मीटर की ऊंचाई पर है और जो डोरी है वो 60 मीटर। और यहाँ पर करना है कि डोर तनी हुई है, इसका मतलब क्या है, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो ये कोण हमसे पूछा, तो ये कोण निकालने के लिए हम निकालेंगे यहाँ से साइन थीटा। साइन थीटा हम जानते हैं होता है लंबा त्रिकोण, यानी कि 30/60। तो ये कट जाएगा, 1/2 जो वैल्यू होती है वो साइन 30 की होती है। ठीक है। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 30। तो राइट ऑप्शन इसका हुआ सी। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। एक बॉक्स में 100 शर्ट है जिसमें 88 अच्छी है और 8 कम दोष वाली और 4 बड़ा दोष वाली। ठीक है। जिमी एक व्यवसायी है जो केवल अच्छी शर्ट स्वीकार करता है, परंतु सुजाता एक अन्य व्यवसायी है जो केवल उन शर्टों को अस्वीकार करती है जिसमें बड़ा दोष है, यानी कि जिसमें कम दोष है उसे वो ले लेती है। ठीक है। तो एक शर्ट को यादृच्छिक बॉक्स से निकाला जाता है। जिमी द्वारा इसे स्वीकार न करने और सुजाता द्वारा इसको स्वीकार करने की प्रक्रिया निकालनी है। तो देखिए कुल मिला के यहाँ पे है 100 शर्ट। ठीक है। जिसमें से जो 88 हैं वो हैं गुड यानी कि सही हैं, और इसमें से जो 8 हैं वो है बैड यानी खराब है, और 4 तो ऐसी हैं बिल्कुल ही बेकार है यानी कि वेरी बैड, बड़ा दोष है इसमें, तो मैं इसको वेरी बैड बोल देता हूँ। ठीक है। अब क्या कह रहा हूँ, देखिए जिम्मी द्वारा, तो पहले जिम्मी की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है। जिम्मी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, जिम्मी क्या करती है, जिम्मी द्वारा स्वीकार नहीं करने का मतलब जिमी की खासियत क्या थी, जिमी की खासियत ये थी कि जिमी, यहाँ से देखिए यहाँ कहाँ है, जो केवल अच्छी है, जिमी एक व्यवसायी है जो केवल अच्छी शर्ट को, यानी जिमी जो होती है जो गुड शर्ट होती है उसी को ही लेती है, और उसमें क्या करा स्वीकार न करने की, यानी कि 8 4 12।
तो कौन से होगा स्वीकार न करने की, बैड भी नहीं लेगी और जो वेरी बैड है उनको भी नहीं लेगी। तो जो हम चाहते हैं वो हो गया 12, टोटल हो जाएंगे 100। तो 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.12, क्योंकि जिमी जो है वो क्या करती ले, इसकी खासियत वो उसे चाहिए वेरी गुड वाली बस। ठीक है, कौन सी चाहिए, एक अच्छी शर्ट स्वीकार करती है, वेरी गुड वाली। ठीक है, वेरी गुड वाली चाहिए इसे। ठीक, तो ये जो है गुड वाली चाहिए। अब दूसरी क्या है, सुजाता। सुजाता जो है वो वेरी बैड वाले को जो छोड़ देती है, बाकी सबको लेती है। तो इसमें क्या है, सुजाता द्वारा स्वीकार करने की प्रायिकता। तो सुजाता की क्या होगी, सुजाता की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी स्वीकार करने की, यानी कि ये 88 और 8 कितना होते हैं 96, ये 96 कुछ स्वीकार कर लेगी और इसमें से 100 में से इसका आंसर है 0.96। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए मैंने थोड़ा साफ साफ राइटिंग में कर दिया जिससे आपको क्वेश्चन को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 42 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम निकालेंगे एस क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़। तो 2 और 4 6, 6 का 6 आ गया। देखिए 4 3 7 और 2 9, और इसको कितने से भाग दे देना, इसको भाग दे देना a + b + c / 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 46। अब एरिया का फॉर्मूला होता है डेल्टा बराबर अंडर रूट में एस - a s - b। तो एस के स्थान पर लिख देंगे 46, s - a यानी कि 46 में से 42 माइनस कर देंगे आएगा 4, 46 में से 34 माइनस कर देंगे आएगा 6 और 8 6 6 12, 2 2 चौक 8, 2 8 16, ये 48 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ कितना आएगा 48। तो यहाँ जब 48 लिखेंगे तो ये कितना बचेगा, 48 में वाली ये 6 बचेगा। ठीक है, और यहाँ आएगा 48 में 34 जाएंगे तो 8 अच्छा 14 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 48 में से 20 जाएंगे तो ये हो जाएगा 28। ठीक है, अब इसके टुकड़े कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 16 3 48, और यहाँ 6 तो 3 दूनी 6, और ये 14 है और 14 इसको कहीं रख देते हैं, और यहाँ से 28 को तोड़ देते हैं, 14 दूनी 28। तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 16 का हो जाएगा बाहर आके 4। ठीक है, 16 का बाहर आके क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 16 का बाहर आके 4, और एक हो गया 3, एक जोड़ा ये बन गया, एक 14 बाहर आ जाएगा और ये 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 वाला इसमें से, तो हम इनकी गुणा कर लेते हैं। 4 × 12 = 24, 4 × 12 = 24 की 14 से और गुणा करेंगे, 14 × 4 = 56, 14 × 28 28 और 5 33, 336, यानी कि सी इज राइट आंसर। चलिए देखिए सही है बिल्कुल, सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या, देखिए एक भिन्न के हर और अंश से 2 अधिक है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम ऑप्शन से आंसर निकाल लेंगे। एक भिन्न का हर जो है, हर यानी कि नीचे वाला, एक होता है ऊपर न्यूमरेटर और ये नीचे होता है डिनोमिनेटर। यानी डिनोमिनेटर किसी भिन्न के हर, उसके अंश से 2 अधिक है। अंश से क्या है, ये 2 ज़्यादा है, ऐसे हमें दे रखा। और व्युत्क्रमों का योग ये है, व्युत्क्रमों का योग यानी 15 दूनी 30, 4 34 बटे 15। ठीक है, देखो आंसर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो कि क्या नीचे वाला ऊपर वाले से 2 ज़्यादा है, नहीं है, तो ये वाला तो आंसर हो नहीं सकता। यहाँ देखो नीचे वाला जो है यानी कि हर जो है वो 2 ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है, तो आंसर ये भी हो सकता है, बी भी और सी भी। अब सेकंड कंडीशन और चेक कराते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है कि इसका व्युत्क्रम करेंगे यानी कि 5/3, और इनका जो योग है वो 34/15 आना चाहिए। देखिए 15 तो नीचे आ गया, और तिरछी गुणा करेंगे 3 × 9, 5 × 5 = 25, यानी कि 34/9। देखिए बिल्कुल सही बैठ रहा है, इसका मतलब ये वाला आंसर इसका राइट हो गया। फिर भी हम इसे भी चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए व्युत्क्रम 7/5, इसका एलसीएम देखिए नीचे वैसे भी यहाँ पे 15 आ रहा है, यहाँ पे 35 आ रहा है, 5 × 5 = 25 + 7 × 7 = 49। तो देखिए ये बिल्कुल भी आंसर कहीं से कहीं तक नहीं मिल रहा।
तो राइट आंसर हो गया इसका बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे अगर पूरा डिटेल से करना तो देखिए इस तरह से कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट तरीका मैंने आपको बता दिया, डिटेल से करेंगे तो ऐसे करेंगे। ठीक है, ट्रिक आपको बता दी है, ट्रिक से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। तो 85 क्या, देखिए 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाने का खर्च 70 रुपये मीटर के हिसाब से 8,400 रुपये है। कमरे की चौड़ाई क्या थी, यानी कि उसके अंदर जो टोटल कालीन बिछ रही है 70 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से 8,400 रुपये खर्च आ रहा है। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम इस कालीन की जो है कितनी लंबाई है वो पता कर लेंगे। कैसे, देखो ये 70 रुपये में कितनी कालीन मिल रही है, 70 रुपये में कालीन जो मिल रही है वो 1 मीटर मिल रही है। ठीक है, तो 1 रुपये में कितनी कालीन मिलेगी, 1 रुपये मिलेगी कम, यानी 1/70। उसके बाद 8,400 रुपये में ज़्यादा कालीन मिलेगी कम मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा के लिए गुणा कर लेंगे, यानी 8,400/70। अब देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी 120 मीटर लंबी कालीन हो गई। कितनी लंबी हुई, 120 मीटर। ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि जितना कमरे का फर्श का क्षेत्रफल होगा उतनी ही कालीन का, क्योंकि कालीन कहाँ बिछाई जाती है, कमरे में बिछाई जाती है। तो क्या होगा, फर्श का क्षेत्रफल बराबर होगा कालीन का क्षेत्रफल। अब दोनों ही आयताकार है, दोनों ही कैसे आयताकार। ठीक है, तो फर्श का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी लंबाई हमें दे रखी 15 मीटर, चौड़ाई मान लीजिए x है। कालीन की लंबाई है अभी निकाली है हमने 120 मीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 75 को मीटर में चेंज कर लेंगे, 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, इसमें मीटर में चेंज हो जाएगी। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 15 पंजे 75 ये आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, और 2 6 12। तो x बराबर आ गया 6 मीटर। तो राइट आंसर कितना बना, सी इसका राइट आंसर हो गया, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया है 85वां 86वां क्वेश्चन। ये ज़्यादा ऊपर पहुँच गया, 86वां क्वेश्चन है ये, यहाँ 86वां ये 86वां क्वेश्चन। अभी कौन सा हुआ था, 85वां क्वेश्चन करा था हमने, ये करा था 85वां, अब 86वां क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 86वां क्वेश्चन क्या है, एक समांतर श्रेणी AP का 7वां पद का 7 गुना उसके क्या है 11वें पद के 11 गुना के बराबर है। तो इसका क्या पूछा, 18वां पद हमसे पूछा। ठीक है, तो T7 का मतलब क्या होता है, A+60, और T11 का मतलब A+10D। अब क्या करेंगे हम इसे, इसके अंदर एंट्री कर देंगे, 7A + 6 7 42D, और 11A + के 110D। तो यहाँ बचेगा 4A बचेगा, 110 में से 42 माइनस कर देंगे, तो 10 में से तो हो गए 8, और 10 में से 6 68 बचा। ठीक है, और वो भी प्लस का, तो 4 और कॉमन ले लेते हैं, 4 एकम 4, 4 7 28। पूछा क्या हमसे 18वां पद, तो देखिए 18वां पद क्या हुआ, A+ के 17D, और इसकी वैल्यू अभी निकाली हमने ताज़ी। तो राइट आंसर हो गया इसका सी। तो सी इसका राइट आंसर हो गया, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में लपेटा गया। एक जो तार है ऐसे वृत्त के रूप में लपेटा गया। ठीक है, और इसकी हमें रेडियस दे रखी है कितनी, 28 सेंटीमीटर। बाद में क्या करा, इस तार को एक वर्ग पे लपेट दिया। तो हम जानते हैं वर्ग की जो सभी भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी, यानी वर्ग का जो परिमाप होगा वो इस वृत्त की परिधि होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इस वृत्त की परिधि निकालेंगे, यानी कि परिधि क्या होगी, इस तार की लंबाई। तो तार की लंबाई किसके बराबर होगी, वृत्त की परिधि। ठीक है, तो परिधि हम जानते हैं, परिधि होती है 2πr। तो 2 ऐसी रखेंगे, पाई की जगह 22/7 रखेंगे। r हमारे पास है 28, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 × 4 = 28, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17।
लो जी, इतने हो गई तार की लंबाई। और ये किसके बराबर होगा? इस वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होगा सभी भुजाओं का जोड़। तो देखिए अब 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 यानी कि 46, 4 चौक 16, 4 चौक 16 44। तो ए इज राइट आंसर। तो ए इसका बिल्कुल सही आया, देखिए राइट आंसर। तो ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स हमें ऐसा दे रखा है, तो इसमें से कौन सा इसका आंसर है। तो देखिए इसका आंसर निकालने के लिए जो ऑप्शन से आंसर निकालेंगे, यहाँ पर दो ही चीज़ें दे रखी, एक तो +1 और एक -1, बस दो रख के देख लो। अगर +1 आता तो पहला आंसर हो जाएगा, और +1 भी सही हो जाता है, -1 भी सही हो जाता है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और केवल -1 से आता है तो सी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 1 रख के, x बराबर 1 पे। तो दोनों साइड में देखिए 1 रख दे रहे हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब 1 रखेंगे यहाँ पे आ जाएगा 2 और इसे सॉल्व करेंगे तो यह 2 - 1। ठीक है, अब इसको 2 - 1 अपॉन कुछ गड़बड़ किया गया, 1/2 माइनस, और यहाँ एक्स की जगह 1 रखा तो 1 बच गया, सही है। तो कितना आ गया सॉल्व होकर 1/2 और ये 1 यानी कि 1 हो गया। ठीक है, इसका मतलब 1 तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है थर्ड वाला तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 + 1 इसमें है ही नहीं, तो सी तो आंसर हो नहीं सकता। अब -1 रख के और चेक कर ले रहे हैं, तो इसमें देखते हैं क्या आती है, कहानी क्या बनती है। जब -1 रखेंगे तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3। तो 3 एलसीएम लेके यहाँ पहुँच जाएगा और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 5। देखिए ऐसा कुछ भी सीन यहाँ पे नहीं बनना है। 3 दूनी 5 दूनी 10 यानी 7। तो ये नॉट इक्वल टू आ रहा है, तो इसका मतलब -1 तो इसका आंसर नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ इसका? ए इज राइट आंसर। कौन सा आंसर हुआ इसका? ए इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। त्रिज्या r वाले एक वृत्त के थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो सीधा फॉर्मूला होता है त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का πr² θ/360। ठीक है, तो यहाँ कुछ इस तरह का वृत्त होता है और इसे बोलते हैं त्रिज्याखंड। ये थीटा होता है, ये r होता है। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ये πr² θ/360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 89 क्वेश्चन होगा। आप क्वेश्चन नंबर 90। तो देखिए 90 क्वेश्चन, दो व्यक्ति की आय का अनुपात इतना है और उनके खर्चों का अनुपात इतना है। यदि दोनों में से प्रत्येक की मासिक बचत इतनी है तो उनकी मासिक आय क्या होगी। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है, आय का अनुपात कितना है, तो इसका मतलब आय जो हो गई उनकी 9x और 7x, ये तो हो गई आय यानी कि इनकम। ठीक है, और खर्चे भी इसमें दे रखे, खर्चों का अनुपात कितना है 4, इसे मान लीजिए बाई ले रहे हैं 4y। खर्चों का जो रेशियो है वो है 4:3 यानी कि 4y और 3y। और बचत कितनी 2000 की। तो बचत कैसे निकलेगी, अगर हम इनकम में से खर्चा घटा दें, इनकम में से खर्चा घटा दें तो वो किसके बराबर हो जाएगी, बचत के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह दूसरे वाले की 7x तो इनकम है और 3y खर्चा है, तो इनकम में से खर्चा हमने माइनस कर दिया तो बचत के बराबर हो गया। ठीक है, इसको हम 3 से गुणा कर देते हैं, इसको 4 से गुणा कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 9 27x हो जाएगा, 3 4 12y हो जाएगा और 3 2 6। ऐसे 4 से गुणा करेंगे तो 4 7 28x, 4 3 12 और 4 2 8। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का x और ये बचेगा माइनस का 2000, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। हमसे क्या पूछिए, आय पूछिए, तो आय कितनी हो जाएंगी, आय है 9x, 9x का मतलब 9 × 2000 यानी कि 18,000। तो पहले की आय कितनी हुई 18,000, जो दूसरा वाला है उसकी आय कितनी हो जाएगी 7 × 2000 यानी कि 14,000। ठीक है, तो दूसरे की इनकम हो गई 14,000। तो राइट आंसर हो गया इसका ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए सॉल्व भी किया हुआ है, बिल्कुल सही इसके आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91।
91 क्वेश्चन क्या देखिए, एक फैक्ट्री प्रतिदिन 1,20,000 पेंसिल बनाती है। पेंसिलों का आकार बेलनाकार है, प्रत्येक की लंबाई 25 सेंटीमीटर और आधार की परिधि 1.5 सेंटीमीटर। एक दिन में बनाई गई पेंसिलों के वक्र पृष्ठों के रंगवाने का खर्च 0 प्रति वर्ग डेसीमीटर की दर से होगा। देखिए कुल खर्चा निकालना, तो पहले एक पेंसिल का वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। एक पेंसिल का जो वक्र पृष्ठ होगा वो होगा 2πr/h, ठीक है। तो 2πr हमें दे रखा डायरेक्ट, परिधि का मतलब 2πr 1.5, तो इसके स्थान पे हम रख देंगे 1.5 2πr के स्थान पे, ठीक है। और हमें दिया हुआ है इसकी हाइट पेंसिल की कितनी, 25 सेंटीमीटर। तो ये आ गया एक पेंसिल का एरिया। 15 पंजे 75, 15 एकम 15 और 7 तो 25 पंजे 25 पंजे 125 का 5, 25 एकम 25 और 12 37.5 एक पेंसिल का है। कुल पेंसिल कितनी है, 1,20,000 है। तो टोटल सरफेस कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल एरिया जिस पे हमें पेंट करना है, टोटल सरफेस, ठीक है। टोटल एरिया कह दो, ये सरफेस कह दो, बात एक है, क्योंकि टोटल वक्त पर सरफेस ही बोल दो। चलो टोटल सरफेस क्या हुआ, 1,20,000 की किससे मल्टीप्लाई कर देनी, 37.5 से। चलो मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, एक साथ ही कर लूँगा। अब क्या है, इसकी एक वर्ग डेसीमीटर का खर्च इतना है, तो इतने ये अभी आया वर्ग मीटर में, किस में आया, वर्ग मीटर में। अब इसको डेसीमीटर चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से भाग लगा देंगे इसकी, ठीक है। कितने से, 100 से, 37.5, तो 100 से इसकी 10 गुणा 10 से, ठीक है, क्योंकि 10 से भाग देने पर सेंटीमीटर वर्ग मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका पॉइंट हटा कर यहाँ भी हम, तो यहाँ से ऐसा करते हैं 3 जीरो कम कर लेते हैं, ठीक है। अब निकाल लेंगे इसलिए टोटल खर्च कैसे निकलेगा, जो अभी निकाला हमने ताज़ा 120 बचा है ना, 1,20,000 था, 3 जीरो कट गया ना, और ऊपर बचा 375। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको मल्टीप्लाई कर देना हमारा 0.05 से, ठीक है, क्योंकि डेसीमीटर में हमने ऊपर चेंज कर ही लिया था। यहाँ पर आ गया 100, तो यहाँ पे एक जीरो तो ये उड़ा दे रहे हैं, 5 दूनी 10 हो गए और 2 6 12, 6 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30 का 0, 6 7 42, 3 45, 6 3 18, 18 4 22, तो आंसर कितना आया 2250, यानी कि सी इसका राइट ऑप्शन हो गया। बिल्कुल सही है, देखिए सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। रेखिक समीकरणों के निकाय में ये विचार कीजिए और रेखाओं y अक्ष द्वारा बना त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए y अक्ष का समीकरण होता है y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0 और दो रेखाएं हैं, तो ऐसे त्रिभुज बना रही हैं, तो इनका एरिया हमें बताना, मान लो एरिया नहीं, शीर्ष के निर्देशांक निकाल लें। तो इसके लिए देखिए एक निर्देशांक तो पता कर लेंगे, जो पॉइंट इन दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर देगा तो वो इसका ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और दूसरी लाइन क्या है 3x प्लस 2y माइनस के y बराबर 0। तो देखिए पॉइंट कौन सा, पहला वाला पॉइंट रख कर देखते हैं। x के स्थान पर क्या रखेंगे हम, पहले a वाले को चेक करेंगे, x के स्थान पर रखेंगे 2 और y के स्थान पर रखेंगे -1 प्लस 1। देखिए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं है। अब b वाला चेक करते हैं, x के स्थान पर रखा मैंने 2, y के स्थान पर -1 रखा और प्लस, हाँ ये तो इसमें का चेक कर ही लिया, तो ये वाला तो आंसर है ही नहीं, तो ये 2 -1 तो दोनों चेक कर ही लिए। जब यही नहीं कर रहा तो 2 आगे चेक करना। अब सी पर जाते हैं, सी का चेक करने के लिए करेंगे हम सी वाला चेक करेंगे। तो सी के लिए 2 और 3 रखेंगे, एक्स के स्थान पर रखा 2, वाई के स्थान पर रखा 3 और देखिए 16 का आ गया। इसका मतलब एक तो निर्देशांक ये वाला हो गया। अब दूसरे के लिए एक्स बराबर 0 रख दो, एक्स बराबर 0 रख के वाई की वैल्यू निकाल लो। देखिए यहाँ से निकाल लेंगे, एक्स बराबर 0 रखा और वाई की वैल्यू निकाली हमने, तो वाई की वैल्यू आ गई 1। बिल्कुल सही है ये भी। एक्स बराबर 0 रख के 6 आना चाहिए दूसरी वाली इक्वेशन में, एक्स बराबर 0 रख के क्या आना चाहिए 6, एक्स बराबर 0 रखा और वाई की वैल्यू क्या रखेंगे, देखिए कितनी आनी चाहिए 6 आनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है। तो एक्स बराबर 0 पे 6 भी आ गई, एक्स बराबर 0 पे 1 भी आ गई, तो राइट आंसर बन गया हमारा सी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
चलो आ गया। कौन सा क्वेश्चन था अभी? 92 ये हो 92। ठीक है, तो अब देखेंगे 93, क्वेश्चन नंबर 93। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या है। क्वेश्चन नंबर 93 है 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घनाकार आइसक्रीम बार को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले आइसक्रीम कोनों के ऊपर तक भरकर कुछ बच्चों को वितरित किया जाना है। कितने बच्चों को आइसक्रीम की कोन मिलेगी? यानी कि टोटल संख्या पूछिए, कोन की संख्या यानी नंबर्स पूछे, कोन की संख्या। तो क्या होता है, कोन कैसा है? घनाकार है, तो कोन के आयतन को यानी कि कोन की भुजा मान लीजिए, घन की भुजा मान लीजिए ए, कोन के आयतन, घन के आयतन को कोन के आयतन से भाग कर देंगे। कोन का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और घन की भुजा हमें दे रखी 22, तो 22 का आयतन निकालेंगे। तो यानी भुजा 22 दे रखी है, इसका आयतन क्या हुआ? 22 की घात 3 यानी 22 गुणा 22। अब देखिए नीचे 1/3 है, चलो इस 3 को यहाँ पहुँचा देते हैं। अब पाई की जगह लिखेंगे 22/7, तो ये भी 7 भी यहाँ पहुँचा देते हैं। अब कितना बचा? अब कितना बचा? r क्वेश्चन दे रखा 2 सेंटीमीटर, तो आधो का मतलब हो गया 4, ऊंचाई दे रखी है 7। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 22 से 22 ये कैंसिल हो गया और ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। इसे 2 बार काट देंगे, ये 11 हो जाएगा, ये भी 11 हो जाएगा। तो 11 11 होते हैं 121, और 3 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 यानी 363। राइट आंसर क्या बना इसका? सी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आ गया क्वेश्चन नंबर 94। यदि आयत ABCD के अंदर कोई बिंदु है, देखिए कोई आयत हो इस तरह से, और इसके अंदर कोई हम बिंदु ले लें, यहाँ पे कहीं भी ले सकते हैं बिंदु, ये O है, और ABCD इनको क्या करें? आपस में ऐसा करके इस बिंदु O से मिला दें। ठीक है, ये विकर्ण नहीं है, ये ध्यान रखना। तो एक पैसा ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट प्रमेय है ये कि OA का जो स्क्वायर प्लस OC का जो स्क्वायर होता है बराबर होता है OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, यानी इसका राइट आंसर है वो A है। अब देखिए इसको अगर हमें प्रूव भी करना हो तो हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। यहाँ से इस पर लम डाल दीजिए सर के, ठीक है, इसको ले लीजिए E और इसको मान लीजिए F। तो अब लेफ्ट राइट प्रूव कर दो। OA स्क्वायर की जगह हम ले सकते हैं AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर ले सकते हैं ऐसा। OC स्क्वायर की जगह क्या ले सकते हैं? OC स्क्वायर की जगह दिस प्लस दिस, यानी कि OF का स्क्वायर प्लस FC का स्क्वायर। अब देखिए राइट हैंड साइड में OB स्क्वायर की जगह क्या ले सकते हैं हम? OE स्क्वायर ले सकते हैं, OE स्क्वायर प्लस EB की जगह मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ FC। चलो पहले मैं लिख लूँ EB स्क्वायर, और इस तरह से OD कितना होगा? OD होगा OF स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर। ठीक है, इससे देखिए राइट हैंड साइड में OE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, और EB की जगह मैं क्या ले सकता हूँ? EB की जगह ले सकता हूँ FC। ठीक है, और OF के स्थान पर मैं कुछ नहीं करूँगा, और यहाँ पर क्या है? FD के स्थान पर मैं ले सकता हूँ FD के स्थान लिख सकता हूँ AE। अब देखिए लेफ्ट राइट बिल्कुल मैच कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर देखिए एक, देखिए यहाँ से यहाँ AE है, इधर पे AE आ गया, सही है। OE है, OE भी आ गया, OF है, OF भी आ गया, FC भी आ गया, पूरा सब कुछ मैच हो गया। इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है, यानी A इज राइट आंसर। ये इस तरह देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है? यदि बिंदु ये मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक 3:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक बिंदु C A हमें दिया हुआ है, A है -2,7, और यहाँ पे कोई बिंदु C है, इसके निर्देशांक भी हमें दे रखे 1,1, और एक B है, इसके निर्देशांक हमें चाहिए। ठीक है,
आंतरिक अनुपात है, यानी ये 3 है, ये 2। तो देखिए इसका तरीका क्या होता है, इसको रखते हैं इसके साथ और इस वाले को रखते हैं इस वाले के साथ, और ये है x, यानी कि फॉर्मूला ये होता है x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x के स्थान पर देखिए 1 रखेंगे। अब m1 यानी 3 के साथ x की गुणा करेंगे, 3x हो जाएगा, और m2 2 के साथ माइनस इसकी गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 5। तो ये 5 4 9, 3 से भाग देंगे तो x बराबर हो जाएगा 3। ठीक है। अब इसी तरह दूसरा वाला निकालेंगे, y के स्थान पर 1 है, फिर अब y वाले से गुणा कर लेते हैं। देखिए यह जाएगा 2 7 14 और ये जाएगा 3y अपॉन में आएगा 5, तो ये 5 जगह 14 माइनस करेंगे तो माइनस का 9 यानी y बराबर आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा बना, 3 और माइनस 3 और माइनस 3 यानी बी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही है, देखिए बी ही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। एक टीवी सेट बनाने वाले तीसरे वर्ष 600 सेटों और 7वें वर्ष 700 सेटों का निर्माण करता है, यह मानते हुए निर्माण एक समान रूप से प्रत्येक वर्ष एक स्थिर संख्या से बढ़ता है, तो 10 वर्ष में निर्मित टीवी सेटों की संख्या क्या थी। देखिए ये एपी का सवाल है, क्योंकि एक निश्चित स्थिर संख्या से बढ़ रहा है। ठीक है। तो तीसरे वर्ष में यानी T3 हमें दे रखा है, तीसरे वर्ष में 600 सीटों कितनी बनती है 600, और 7वें वर्ष में कितनी 700 सीटों का निर्माण होता है, एक समान रूप से प्रत्येक वर्ष में बढ़ रहा है। तो 10वें वर्ष में निर्मित सीटों की संख्या, तो T10 हमसे पूछा, तो उसके लिए ए और डी निकालेंगे। ए और डी हमें यहाँ से निकल जाएंगे, a प्लस 2d बराबर 600 और a प्लस 6d बराबर 700। देखिए ठीक है, और इसके नीचे हम ये रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको, और ये आ जाएगा 4d और ये बचा 100। ठीक है। तो d बराबर आ गया 25। हमने क्या निकालना, ए और निकाल लो, तो a बराबर कितना है 25 दूनी 50 और 600 में से कम कर दो, तो a बराबर आ गया 550। ठीक है। निकालना क्या हमें, निकालना हमें 10 वर्ष में, यही T10 निकालना, तो a प्लस के 9d, तो a के प्लेस पर रखेंगे 550 और 9d ये हो जाएगा 225, तो 5 और 5 है 2 7, 5 है 2 7 और 5 है 2 7, 775। तो राइट आंसर क्या बना, सी इज राइट आंसर। ठीक है, क्या आंसर बना, सी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही है, सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 97। राजवीर प्रथम माह में 32 रुपये, द्वितीय माह में 36 रुपये और तृतीय माह में 40 रुपये की बचत करता है। ठीक है, तो प्रथम माह में कितनी करता है 32 रुपये की, और द्वितीय माह में यानी कि 36 रुपये की, और तृतीय में करता है 40 रुपये। देख रहे हैं, देखिए एक निश्चित अंतर आ रहा, 4 का अंतर। ठीक है, इसका मतलब ये भी AP बन गई। यदि इस प्रकार लगातार बचत करता है तो कितने समय में 2000 रुपये की बचत कर लेगा, कितने समय में 2000 की बचत कर लेगा, यानी कि इनका योग हमें दे रखा है n पदों, n हमसे पूछा। तो फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n हमें दे रखा 2000। ठीक है, n/2 ऐसे रहेगा, और 2a की जगह 32 है, और d बराबर है 4, तो 32 दूनी हो जाएगा 64, और प्लस n-1 d की जगह कितना 4। चलिए 4 हम कॉमन ले लेते हैं, 4 यहाँ से कॉमन लेंगे, तो 4 का 4 4 6 24, और ये आ गया n-1, 2 दूनी 4, 2 से इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, तो यहाँ आ गया 1000, और ये हो जाएगा n² प्लस के 15। ठीक है, तो इसके n² प्लस के 15 n माइनस के 100, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे कितने, 40 में से 25, तो 25 चौका 100, यानी कि ये लिख सकते हैं इसको n-40 n + 40 और n - 25।
तो जोड़ के 15 आ गया, इनकी गुणा करेंगे 25 चौका 100, 1000। तो n बराबर कितना आ गया 25, यानी कि इसमें जो है 25 पदों का जो योग है वो 2000 आएगा। 25 शायद इसमें एक भी नहीं है, तो राइट आंसर हो गया इसका ई। ठीक है, राइट आंसर कौन सा बना इसका, ई इज द राइट आंसर। ये तो सही है, ई इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 98 देखिए क्या है। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए और जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए होता क्या है, होता ये है कि मान लीजिए ये जो है एक पास का बैरियर है, यानी कि यहाँ पर आके पास होते हैं। ये क्या कर रहा है एक परीक्षा में, और मान लीजिए जो पूर्णांक है वो x मान लो, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो पूर्णांक है यानी टोटल जो अंक हैं वो टोटल अंक जो प्राप्तांक होते हैं वो मान लीजिए हमने क्या है x मान लिया। एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि पासिंग मार्क यहाँ 30% नंबर ले भी आता है, लेकिन तब भी पासिंग मार्क से कितना पीछे रह जाता है, 45 अंक पीछे रह जाता है। ठीक है, जबकि दूसरा कैंडिडेट जो है वो कितने 42% मार्क्स लेगा था, और जो 45% जो पासिंग मार्क है, बैरियर है पासिंग मार्क का, उससे कितना आगे निकल जाता है, 45 अंक आगे निकल जाता है। ठीक है, तो पूर्णांक याद कीजिए। तो अब देखिए ये वाला जो पहला वाला है कैंडिडेट वो पास कब होगा, जब x का 30% यानी कि पूर्णांक का 30% प्लस कितने से फेल हुआ 45 नंबर में। जब 45 इसमें 45 जोड़ेंगे तभी तो पास होगा। और ये वाला इसके बराबर कब होगा, जब x का कितने 42% 45%, x का 42% यानी 42/100 क्या परसेंट में से क्या माइनस कर दें, ये 45 माइनस कर देंगे तो ये भी पासिंग मार्क्स, यानी कि 45 नंबर ज़्यादा है तो 45 माइनस कर दो तो ये पास होगा, और ये फेल है 45 नंबर से तो 45 जोड़ दो तो ये पास हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं। इधर ले जाएंगे तो ये 45 होते हैं 90, और इधर देखिए 42 में से 30 घटा देंगे तो ये बचेंगे 12x/100। ठीक है, अब ये x बराबर हो जाएगा 900/12, 12×5 60, 12×6 72, 12×7 84, कितना बचा 6, 12×5 60 यानी कि 750। तो भाई पूर्णांक कितना है 750 का पूर्णांक है, यानी राइट आंसर है इसका बी। तो चेक कर लेते हैं आंसर हम अपना 750 बिल्कुल सही आंसर 98 750। ये देखिए पहले ही मैंने इनको सोल्व कर लिया है जिससे टाइम की ज़्यादा, क्योंकि अगर हम ऐसे करते हैं तो कैलकुलेशन में हमें काफ़ी मिस्टेक होने के चांस रहते हैं, तो टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा इसलिए कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, 20 संख्याओं का माध्य शून्य है, उनमें से अधिक कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं, कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं। देखिए लॉजिक वाला क्वेश्चन, जरा ध्यान समझने वाली बात है। ये कह रहा है कि 20 संख्याओं का माध्य शून्य है, उसमें अधिक से अधिक कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं। शून्य से अधिक का मतलब पॉजिटिव हो सकते हैं। तो देखिए अगर मैं माइनस का कोई नंबर लिख दूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैंने माइनस का रख दिया 40 लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं प्लस के 19 नंबर लिख दूँ कोई ऐसे जिनका जोड़ प्लस के 40 आ रहा है तो 0 हो जाएगा। कितने नंबर लिख दूँ, अधिक से अधिक 19 लिख सकता हूँ, लेकिन 19 से ज़्यादा नहीं लिख सकता। ठीक है, तो कौन से ले सकता हूँ, जैसे मान लीजिए 1 लिख दिया मैंने, 1 2 3, इस तरह से मिला के कुल मिला के सारे टोटल कितने हो जाने चाहिए 19 हो जाएंगे। तो ये -40 में जैसे 19 जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 0, तो इसमें राइट आंसर बनेगा ए। ठीक है, दोबारा फिर समझेंगे, इसमें एक पद तो रखना पड़ेगा माइनस का और बाकी 19 पद रखने पड़ेंगे प्लस के। ज़्यादा से ज़्यादा कह रहा ना कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं, तो शून्य से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं 19। कम तो कितने कर लोगे, ठीक है, कम तो शून्य से माइनस के मान लीजिए हमने ये प्लस के कर लेते 40 और बाकी सब 19 माइनस के हो जाते, तो कम तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम 19 से ज़्यादा पद नॉन जीरो नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर हमने 19 से ज़्यादा लिखोगे तो फिर तो आएगा नहीं मीन इसका 0, तो राइट आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह भी करके दिखा सकते हैं, बात वही है, अपने अपना समझने करेगा। 19 इसका राइट आंसर है। तो देखिए 100वां क्वेश्चन आ गया, सुहित
ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 उधार लिए और सुहित ने मूलधन में कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दे दिए। कहने का मतलब ये, सुहित बड़ा समझदार बच्चा है। उसने क्या, विकास से उधार लिए और उसे क्या है, मोहित को उधार दे दिए। थोड़े पैसे थे उसके बाद वो डाल दिए। इस लेन देन में उसे फिर भी 600 रुपये का फायदा हो गया। तो सुहित द्वारा मोहित को उधार दी गई राशि, यानी कि उसने 6300 रुपये उधार लिए थे, तो कितने और उसने जोड़ के मोहित को दे दिए। तो देखिए बेनिफिट किसके बराबर होगा, अगर जो ब्याज उसने लिया, इसे मान लिया I2 मान ले, और जो ब्याज उसने दिया उसमें जो ब्याज उसने लिया और जो ब्याज उसने दिया उसमें माइनस कर दे तो उसे प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा, यानी कि 618 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा, ब्याज का फॉर्मूला होता है I = PRT/100। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला। तो पहले निकालेंगे जो उसने दिया, क्योंकि वो ज़्यादा होगा। जो ब्याज उसने लिया, ब्याज किससे लिया है इसने, देखिए सुहित ने ब्याज लिया है, किससे लिया है ब्याज, सुहित ने मोहित से। ठीक है, मोहित के लिए 6300 रुपये, तो मूलधन कितना था उसके अंदर, 6300 तो उसने लिया ही था, उसमें कुछ रुपए जोड़ दिए, कुछ रुपए मान लीजिए x। ठीक है, ये तो हो गया मूलधन। दर कितनी, दर बिल्कुल सेम है, इसकी 16% पे उसने दिया था। ठीक है, और टाइम कितना है, इतने समय के लिए, यानी 3 वर्ष के लिए, अपन कितना आएगा 100। ठीक है, इसमें से क्या माइनस कर देना, जो उसने लिया कितना, 6300 रुपये लिया था। ठीक है, कितने परसेंट पे लिया था, 14% पे लिया था, कितने समय के लिए, 3 साल के लिए, अपॉन क्या आएगा 100, और ये किसके बराबर है, 618। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से हम 3/100 कॉमन ले लें, 3/100 कॉमन ले लिया, कितना बचा 16, 3/100 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे अंदर एंट्री और कर दो, 6300 गुणा 3, हमने 3/16 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 16 ना, 16 बचेगा, ये 16 और प्लस का 16x, यहाँ क्या बचेगा 6300। अच्छा, यहाँ पे 3/16 कॉमन गया था, तो 16 बचा इंटू 63, अब फिर बचेगा 16x, यहाँ कितना बचेगा 6300 है ना, इंटू 14, यही तो बचा। ठीक है, 618। अब वो सब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 से काट देंगे इसे, 3 दूनी 6 और 3 6 18। तो अब इसमें से यहाँ से देखिए 6300 कॉमन ले लूँ मैं, 6300 कॉमन लेंगे तो बचेगा 6300 इंटू 2 बचेगा, ये कितना हुआ है, प्लस के 16x, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2018, 200, 2 3 6, 2 6 18, 206 तो था, 200 काटा था ना, 3 से 3 छंग 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 206 था। अब 206 में ये और जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे इसकी कितने में, 2 0 से। ठीक है, अब ये सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो गया, इस 2 0 0 2 0 2 3 6 2 6 12, 12,600 में से, अच्छा इससे कुछ और कट जाएगा अभी। ठीक है, तो देखो 2 से और काट लो, तो 2 से यहाँ से हटा दो, 2 हो जाएगा 8 और 2 2 20, 2 3 6। ठीक है, तो अब देखिए 10,300 में से 6,300 घटा दो, तो कितने बचेंगे, 10,300 6,300, 4,000 बचे। ठीक है, 4,000 को 8 पंजे 40, यानी कि 500 रुपये आ गया। अब पूछा क्या हमसे, सुहित द्वारा मोहित को उधार दी गई राशि। तो उधार दी गई राशि 6300 रुपये लिए उसने और 500 रुपये उसमें जोड़ दिए, तो दी गई राशि क्या हो गई, दी गई राशि हो गई 6300, तो उसने लिए थे, और इसमें कितने जोड़ दिए, 500 और जोड़ दिए, तो यानी हो जाएगी 6800। तो राइट आंसर क्या हुआ, 6800, यानी कि बी इज राइट आंसर।
ठीक है, चलिए मिला लेते हैं। देखिए 68 बिल्कुल सही। ये इसमें हम कोई सा भी I1 I2 तो अपने हिसाब से हम कर लेंगे, जिसे भी मानेंगे, यानी कि जिसका ब्याज ज़्यादा होगा, ब्याज के ज़्यादा कौन सा है जो हमने लिया, और जो दिया वो कम दिया, तो वो माइनस, ये तो I1 माइनस I2 अपने हिसाब से कर लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे, इस क्वेश्चन क्लियर करने के लिए मैंने एक पहले से फिगर बना रखी है। एक सममित आवृत्ति वितरण के लिए हमारे पास है फॉर द सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, देखिए मीन मीडियन मोड क्या होते हैं आपस में, जो सेकंड वाली फिगर है इसमें देखिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड जो है उसका जो पीक पॉइंट होता है वहाँ पर होता है, और ये तीनों चीज़ें ही सेम होती हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। कब, अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर निगेटिवली स्क्यूड है या पॉजिटिवली तो उसका अलग है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया इसका सी। अब देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 102। देखिए 102 क्वेश्चन क्या है, 101 कहाँ गया, 101 तो ये है, हाँ सही है, ये 101 है, तो ये कौन सा है 102, ये 104 हो गया, 102, तो ये कौन सा क्वेश्चन रह गया, ये 102 है, ठीक है। तो ये 102 का क्वेश्चन क्या है, फिर 103, अच्छा इसमें जो है ये रह गया डिलीट करने से, चलो मैं इसको कर देता हूँ। 102, तो ये 102 का क्वेश्चन क्या है, एक दीवार घड़ी प्रातः 8 बजे ठीक कर दिया जाता है, यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे चलती है। अगले दिन जब इस घड़ी में दोपहर 1 बजे, तो इसका ठीक समय क्या होगा। देखिए वैसे तो इसे अनुमान विधि से भी कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, 8 बजे टाइम सेट किया इसका, कितने बजे, 8 AM पे, ठीक है। और उसके बाद 24 आवर बाद नेक्स्ट 8 AM पर, तो ये क्या होती है, 10 मिनट आगे चल जाती है, यानी कि 10 मिनट पहले ये 8 बजा देती है, कहने का ये भी कह सकते हैं 24 घंटे 8 मिनट आगे चलती है। तो भाई जब 24 घंटे में 8 मिनट 10 मिनट आगे चलती है, यानी कि जब 8 बज रहे थे तो 10 मिनट पीछे थी, तो अब 8 बजे से 1 बजे तक कितना घंटे बैठ रहे हैं, ये 5 घंटे, तो 12 घंटे में 5 मिनट हो गए, ठीक है। तो 5 घंटे में क्या होगा, 2.5 मिनट से थोड़ा कम, यानी कि 10 मिनट ये हो गए, और 2.5 मिनट से कम, यानी 2 मान लो, ठीक है। तो 12 मिनट ये हो जाएंगे, तो 12 मिनट 1 बजे क्या हो गए, तो 12 मिनट पहले ही 1 बजे दिखा देंगे, तो 12 मिनट पहले यानी कि हो जाएगा 12 मिनट पहले, 48 मिनट पास्ट 12, यानी 12:48। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। अब देखिए इसको अगर कैलकुलेशन में करना तो इस तरह कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, 24 आवर्स, जो 24 आवर्स हैं उसमें क्या है, ये 8 बजे कर दिया गया, जब ये घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे चली जाती है, ठीक है। 24 घंटे में क्या है, 10 मिनट आगे चली जाती है, यानी कि 24 घंटे में 10 मिनट आगे चली जाती है। अगले दिन जब इसे मिलाया जाता है तो 1 बज जाते हैं, दीवार घड़ी जब प्रातः 8 बजे ठीक समय कर दिया जाता है, तो ये घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे चल जाती है, ठीक है। यानी कि 24 में अगर 10 मिनट जोड़ेंगे तब वो किसके बराबर बैठता है, 24 घंटे के बराबर बैठता है, ठीक है। 10 मिनट का मतलब 10/60, ठीक है, 24 आवर के बराबर बैठता है। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 1 25 प्लस 1/6, ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, ये हो गया 144 हो जाएगा। 6 चौक 24 का 4, 6 दूनी 12 और 2 14, यानी कि 124 आवर, ये होगा 145,
यानी कि इतने घंटे ये इसके बराबर होते हैं सही टाइम। सही टाइम क्या 24 आवर्स। और जब इसमें 10 मिनट आगे भाग जाती है ना ये, तो जब इसमें 10 मिनट ऐड करेंगे तब ये इसके बराबर बैठेगा, यानी 10 मिनट कम रह जाते हैं। तो यहाँ से इतने, अब हम यहाँ पर कितने 29 घंटे बैठ रहे हैं, सॉरी 24 और 5 8 से 1 तक 24 और 5 29 घंटे बैठ रहे हैं। यहाँ से देखो 24 घंटे ये 5 ये कितने 29 घंटे। तो 29 घंटे में निकाल दो कितने घंटे में 24 है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा ना 24 बटे इंटू 6 बटे 45, ये तो होगा 1 घंटे में। निकालना कितना 29 घंटे में निकालना, तो 29 घंटे में कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा के लिए गुणा कर देंगे 29 बटे 145। अब इसे सॉल्व कर लो 29 30 पंजे 150 5 बार कट जाएगा और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 चौक 24 6 दूनी 12 और 2 14 144 बटा 5। इसको क्या ले सकते हैं 5 दूनी 10 2 बचे 5 चौक 20 ठीक है और 4 बटा 5 ऐसे ले सकते हैं। यानी कि 24 घंटे 4 सही 5 बटे घंटे 4 बटे 5 घंटे। इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं। मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 एकम 5 5 दूनी 10 तो ये हो जाएगा 12 चौक 48 यानी कि 24 आवर और 48 मिनट ठीक है। तो अब इसमें से कितना होगा ये, यानी कि देखिए 24 घंटे जो बैठ रहे थे ये बैठेगा 5 दूनी 10 5 28 घंटे बैठेगा 28 घंटे 48 मिनट ठीक है। तो 28 घंटे 48 मिनट का मतलब 12:48 मिनट ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया 12:48 मिनट PM ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा बन गया, C बन गया। तो यहाँ देखिए हमने इसको किया भी है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 103 क्या देखिए, एक आवर्ती बंटन के माध्य और बहुलक क्रमशः ये है, तो माध्य का बताइए। तो माध्य यानी कि मीन हमें दे रखा है 28 और बहुलक यानी कि MO हमें दे रखा है 16 और मीडियन हमसे पूछा। तो फॉर्मूला होता है मीन मीडियन मोड, यानी कि मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड हमें दे रखा है 16, मीडियन हमें निकालना है और 2 मीन हमें दे रखा 24 28 दूनी हो जाएगा 56 ठीक है। तो इधर जाके ये जुड़ जाएगा 56 और 16 हो जाएंगे 72। अब हमसे मीडियन पूछा तो मीडियन कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 3 चौक 12 यानी कि 24। A इज राइट आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 104वां क्वेश्चन देखिए। 104 क्वेश्चन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष में मिश्र धन क्रमशः ये है, तो मूलधन बताइए। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए 2 वर्ष और 3 वर्ष के मिश्र धन क्रमशः ये है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों मिश्र धन को डिवाइड कर दो। मिश्र धन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है A = P 1 + R/100 की पावर n। अब इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए मिश्र धन ही है। तो देखिए मिश्र धन एक तरफ आएगा 10,648, दूसरे का कितना है 9,680 और पहले वाले का क्या निकालेंगे P मूलधन। तो मूलधन तो हमें निकाल लेंगे, तो पहले P रखेंगे 1 + दर कितनी है, दर है दोनों की दर सेम है 3 वर्ष के लिए, दर दोनों की क्या सेम है। और समय पहले दूसरे वाले का लिखाना है ना, दूसरे का समय 3 है, पहले का जो समय है मूलधन तो वही है, दर भी वही है क्योंकि एक ही धन है, समय इसका 2 है। तो आप देखिए इसे सॉल्व करके हम जो है R की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसे काटा पीटी कर लेते हैं। तो कितने से कटेगा, पहले ये काट लेते हैं 4 से, 4 दूनी 8 4 चौक 16 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और ये हो जा 4 छंग 24 4 छंग 24 4 दूनी 8। फिर 4 से देंगे 2 से काटो, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 एकम 2 2 तिया 6 2 तिया 6 2
11 11 होते हैं 121 और ये जाएगा 11 के हम 11 2 11 दूनी 22 11 1 कम 11 11 11 121 ठीक है। तो कितना बचा ये 11/10 और इधर आके -1 हो जाएगा R/100 तो बचा 1/10 ठीक है। तो R बराबर आ जाएगा 10, लेकिन हमें R नहीं निकालना, क्या निकालना हमें मूलधन। तो मूलधन के लिए ये फॉर्मूला फिर लगा देंगे A = P। A की जगह कितना है पहले वाले का 9000, पहले वाला ले लूँ 9680 और P अभी हमने P निकालना है, दर अभी निकाल ही ली हमने 10/100 और समय कितना 2 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 9680 और ये हो जाएगा 10 से कम 10 और 11 यानी कि हो जाएगा 100/11 121 सॉल्व कर ले रहे हैं। तो 11 11 11 121 और ये हो जाएगा 11 8 88 11 8 88 11 8 88 ठीक है। तो मूलधन कितना हो गया, मूलधन हो गया 8000। कितना आ गया मूलधन 8000 रुपये ठीक है। तो राइट आंसर बना ये, चेक कर लेते हैं 8000 रुपये R 10 बिल्कुल सही है, ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 104 हो गया ना, 104 हो गया 105 में। देखिए 105 में क्वेश्चन क्या है, दो अलग अलग पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 5 होने की प्रायिकता। अब देखिए दो अलग अलग पासों को एक साथ उछाला जाता है, तो पहले पासे पे भी 6 अंक होते हैं, दूसरे पासे पे भी 6 अंक होते हैं, तो टोटल केस जो हो जाते हैं वो 6 × 6 यानी कि 36 हो जाते हैं ठीक है। दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 8 होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए। 5 कैसे आएगा, जब पहले पासे पे 1 आए, दूसरे पासे पे 4 आए, पहले पासे पे 2 आए तो दूसरे पासे पे 3 आए, पहले पासे पे 3 आए, दूसरे पासे पे 2 आए, पहले पासे पे 4 आए और ये 5। तो कितने 5 केस ऐसे बन जाएंगे। तो NE बराबर हो गया 1 2 3 4 केस बने ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी होती है NE/NS यानी 4/36 4 × 4 4 × 36। तो आंसर कितना होगा 1/9 यानी ए इज राइट आंसर, ए इज राइट बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा देखिए नो डिटेल से हो गया यहाँ पे 106 क्वेश्चन। इतने को x+1 से विभाजित करने पर शेषफल, तो कैसे विभाजित करते हैं इस तरह क्वेश्चन, x+1 = 0 और x = -1 कहाँ रख देना, जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ठीक है, यहाँ पर रखेंगे तो शेषफल निकल के आ जाएगा। और -1 की घात 31 -1 यानी कि कितना हो जाएगा ये 30। तो शेषफल कितना हो गया 30 यानी सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 107वां क्वेश्चन, 1 से 40 तक संख्याओं वाले टिकट से भरे एक बैग को जैसे रूप से एक टिकट निकाला जाता है, चयनित संख्या का 7 का गुणक होना चाहिए। देखिए NS 1 से 40 तक टिकट है तो NS बराबर हो गया 40 और इवेंट क्या बनेगी 7 का गुणक। 7 का गुणक क्या होता है, एक तो 7 ही होता है, एक 14 होता है, तो एक 21 होता है, एक 28 हो जाएगा और एक हो जाएगा 35 ठीक है। तो NE बराबर कितना हो गया 5 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी होती है NE/NS यानी कि 5/40 यानी कि 1/8। तो 1/8 यानी कि P इज राइट आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108वां क्वेश्चन। देखिए पेपर जो था ये ना तो बहुत हार्ड कह सकते ना ही बहुत इजी कह सकते, मीडियम पेपर था। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक कार 20,000 रुपये में खरीदे और घोड़े पे 20% लाभ और कार पर 10% हानि से बेचा, तो लेन देन में 20% का लाभ हुआ। तो देखिए अभी जो क्वेश्चन किया था उसी पे इसमें 2% का लाभ हुआ ठीक है। तो लाभ किस पे होता है, मूलधन पे होता है। कितना खरीदा, एक व्यक्ति ने क्या करा, एक तो घोड़ा खरीदा और एक कार। तो घोड़ा प्लस कार, तो घोड़ा प्लस कार जो है वो कितने में 20,000 में ठीक है। अब उसने क्या, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और कार 20,000 रुपये में खरीदे, उसने घोड़ा 20% लाभ पर, तो घोड़ा 20% लाभ पर
तो घोड़े का मूल्य मान लीजिए एक्स है, तो घोड़े का क्रय मूल्य है, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। तो घोड़ा 20% लाभ पर, तो एक्स का 20% यानी 20/100, ठीक है। अच्छा 20% लाभ पर, अच्छा ये 20%, हाँ तो यहाँ से नहीं, हम एक काम करते हैं, हमें जो इसे लाभ हुआ है, कितना लाभ हुआ, लाभ हुआ है 2%, किसका 2% होगा, टोटल का, है ना, इतने का 2% यानी कि 2/100 का, ये किसके बराबर होगा, जो उसने घोड़े पर 20% लाभ हुआ और इस पर 10% हानि, यानी लाभ में से हानि माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट के बराबर आ जाएगा। तो लाभ कितना हुआ है 2000 का, ये तो घोड़े का क्रय मूल्य याद कीजिए। अच्छा घोड़े का क्रय मूल्य ये, अच्छे, तो इसका मतलब क्या, घोड़े का क्रय मूल्य मान लीजिए एक्स, कार का मान लीजिए वाई है, तो एक्स प्लस वाई बराबर तो हो गया 20,000, ठीक है। तो यहाँ अब क्या होगा इसका, एक्स का कितने परसेंट, 20%, यानी कि 20/100, इसमें से क्या माइनस कर दें, जो 10% की हानि हुई है, हानि किस पर हुई है, कार पे, यानी वाई का 10%, ये कार पर हानि हुई है, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, 2% लाभ, 2% लाभ किस पर हुआ, टोटल पे 20,000। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे, देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले 100 से इसको, पहले एक जीरो यहाँ से हटा दो, ठीक है, अब 10 से इसको भाग कर दो, तो 10 से भाग करेंगे तो यहाँ से एक जीरो यहाँ से काट दो पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस के पाई, 10 से हमने इसको क्या करा, मल्टीप्लाई करा, तो 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 दूनी 4,000 हो गया, ठीक है। और इधर से कितना आ रहा है, ये x प्लस वाई बराबर 2000, हमें क्या निकालना, x निकालना, तो देखिए x निकल जाएगा, ये हो गया 6,000, तो x बराबर आ गया 2000, ठीक है। निकालना क्या हमें, घोड़े का क्रय मूल्य है, x क्रय मूल्य हमसे पूछा, x हमारा आ गया, तो घोड़े का क्रय मूल्य है 6, तो 4 है तो 6, तो x 3x 4 है तो 6, ये हो गया, तो हमारा x प्लस वाई 2x माइनस पाई बराबर हो गया 4, तो x बराबर हमारे पास आ गया 2000। अब पूछा क्या हमसे, तो घोड़े का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कौन सा, ये हमसे पूछा, ठीक है। क्रय मूल्य का मतलब कितने में खरीदा उसने, तो क्रय मूल्य हमने घोड़े का मान लिया था x, कार का मान लिया y, टोटल 2000 हो गया, x का 20%, देखें कहाँ इसकी मिस्टेक हुई, चेक कर लेते हैं, देखिए अच्छा x प्लस वाई 20,000, एक जीरो कम रह गया यहाँ पे, देखिए एक क्या रह गया यहाँ पे, जीरो कम रह गया, इस वजह से ये थोड़ा सा ये हो, तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो 24,000 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा 24,000, तो ये हो जाएगा 3 अट्ठे 8,000 आ गया ना, क्रय मूल्य कितना हो गया घोड़े का 8,000, तो राइट आंसर हो गया इसका सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आ गए हम 109 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमने अभी किया था ये क्वेश्चन नंबर 109, एक लॉटरी में 6 पुरस्कार और 24 रिक्त स्थान है, पुरस्कार न मिलने की प्रायिकता, पुरस्कार न मिलने की प्रायिकता, तो पुरस्कार न मिलने का मतलब रिक्त में से उसके पास आएगा, तो पुरस्कार न मिलने की प्रायिकता होगी रिक्त में से, जो हम चाह रहे हैं वो 24 है, टोटल कितने 30 है, तो 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, यानी कि 4/5, राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 110, द्विघात समीकरण इतने कि दो भिन्न वास्तविक मूल लगता है। देखिए कोई भी द्विघात समीकरण होती है उसके भिन्न मूल तब होते हैं जब डी जो होता है ग्रेटर देन 0, यानी जो सीधाचार्य का सूत्र होता है -x प्लस माइनस √b² -4ac, ये जो होता है अंदर वाला, ठीक है, तो ये जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए,
तभी जो है वो भिन्न और वास्तविक मूल लगते हैं। तो इसका मतलब राइट आंसर है द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, जैसा कि ए सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 है और बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 5 है। तो ए प्लस बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड बताइए। अब देखिए ए कैसा है, जिसका सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड कितना 2 है। ठीक है, तो अगला वाला इससे होगा 3 और इससे अगला वाला क्या हो जाएगा 5 होगा। और जो बी है उसका सबसे छोटा जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना है, वो 5। ठीक है, तो अब ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, जैसे कि ए का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 और बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 5। बाकी आगे तो आप कितने बना सकते हो, तो ए प्लस बी का सबसे छोटा पूछा, तो बड़ी तो संख्या कितनी हो सकती है, बी भी बड़ी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हमें बताना है सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। तो 2 3 6 5 30 हो जाएगा ये, और यहाँ पर ये कितना हो गया 5, दोनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी कितना हो गया 35, और 35 के अगर हम टुकड़े करें तो 5 7 35। तो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो राइट आंसर इसका कौन सा बनेगा, राइट आंसर बनेगा बी। तो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 5 से छोटा नहीं हो सकता। बड़े तो बहुत हो जाएंगे, इसे और बढ़ जाएगा, 5 लिख लो, फिर 7 लिख लो, फिर इस तरह से आगे कितने लिख लो, तो बड़े तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन सबसे जो छोटा होगा वो 5 ही बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये देखिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए ये आ गया। एक रेखाखंड XY त्रिभुज ABC को AC के समांतर यह त्रिभुज के समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करता है, तब बताइए। देखिए कुछ ऐसा सीन है, ये ABC एक त्रिभुज है और AC के समांतर एक जो है लाइन खींची गई है XY, और इस लाइन ने क्या करा है, इस लाइन ने ये करा है कि इसके एरिया को दो बराबर भागों में बांट दिया। अगर ये एरिया मान लीजिए एरिया कुछ भी मान लें, स्मॉल ए मान लें, तो ये भी एरिया स्मॉल ए हो जाएगा। ठीक है, ये जेड मान लो, चलो इसे यहाँ पे मैंने जो किया था क्वेश्चन उसमें भी जेड लिया था, जेड ही मान लेता हूँ। ठीक है, तो अब इनका रेशियो हमसे पूछा AX और AB का, तो हम ये जानते हैं क्योंकि ये समांतर है तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर, यानी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। हम जानते हैं दो सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बड़ा वाला अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल छोटा वाला BXY बराबर क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है बड़े वाले की AB और छोटे वाले की कौन सी BX, इनके स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ABC के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2Z, क्योंकि इसका जो एरिया है वो दो भागों में बांटता है, तो Z इधर Z इधर 2Z हो गया। और BXY जो एरिया है वो Z है, Z से Z यहाँ कैंसिल कर देंगे। AB हमें आंसर में लाना है तो इसे मैं छू नहीं रहा, ठीक है, AB को नहीं छू रहा। अच्छा एक काम और कर लेता हूँ, पहले मैं वर्गमूल और ले लेता हूँ। जब BX वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर है ये √2 हो जाएगा, और AB को तो मैं छूँगा नहीं, लेकिन BX को करूँगा काम। BX के स्थान पे मैं लिखूँगा AB माइनस AX, क्या लिखूँगा, AB माइनस AX, क्योंकि मुझे AB और AX के टर्म में आंसर निकालने हैं। तो इधर ले जाएंगे तो √2 AB माइनस के √2 AX इज इक्वल टू AB। अब देखिए AB यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे AB तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1 और ये हो जाएगा √2 AX। ठीक है, क्या चाहिए हमें चाहिए AX अपॉन AB चाहिए। तो AX अपॉन AB कितना हो जाएगा, ये √2 नीचे आ जाएगा, √2 माइनस 1 अपॉन √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √2 अपॉन 2। तो राइट आंसर बनेगा B। तो V इज राइट आंसर, बिल्कुल सही है, B इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 113। लीजिए आ गया क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 क्या है, देखिए समांतर श्रेणी इतने कौन सा पद 0 है।
तो इसका कौन सा पद 0 है? तो हमारा ए तो है हमारे पास 72 और डी क्या हुआ 63 में 72 माइनस कर देंगे तो -9। कौन सा पद 0 है? तो Tn बराबर 0। तो फॉर्मूला होता है Tn बराबर, ये AP है, AP का फॉर्मूला होता है A प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। ये 0 रखेंगे, A के स्थान पर लिखेंगे 72 और ये लिखेंगे माइनस के 9 यानी कि माइनस n प्लस के 9। 17 2 हो गए 81, 72 81, 9 से भाग लगा दें, 9 का 9 9 81 से 9 81 हो गया, n बराबर आ गया 9। राइट आंसर हो गया बी। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन। बहुपद इतने पे विचार कीजिए, यदि इसके 2 शून्य ये हैं तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 शून्य हमें दिए हुए हैं, अन्य शून्य निकालने। वैसे तो इस क्वेश्चन में चूँकि 2 शून्य हमें दे रखे हैं ये वाले, ठीक है, तो उस हिसाब से इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन पहले किया था, तो यहाँ पर अगर 1 होगा तभी रिमाइंडर 0 होगा। तो एक तरह से ये जो क्वेश्चन है रॉन्ग है। जब रॉन्ग क्वेश्चन है तो सबको कॉमन नंबर इसमें मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ये दे रखा नन ऑफ द एबव। तो नन ऑफ द एबव में हम ये चीज़ ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ नहीं देता, ये कह रहा है ना विचार कीजिए इसके 2 शून्य दिए गए हैं, अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद इतने पर विचार कीजिए, इसके 2 शून्य दिए गए हैं। अब ये दिए गए हैं तो इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। जब दिया इसका मतलब ये लाइन नहीं लिखते तब तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। लेकिन जो क्वेश्चन दिया हुआ उसके हिसाब से अगर हम इसका यूज नहीं करते हैं तो राइट आंसर इसका बनेगा ई, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए पहला इसमें 3 और -2 ही है, तो मैं पहले 3 -2 रख कर देखूँगा। -2 से अगर सेटिस्फाई कर देता ए या बी आंसर होगा। उसके बाद नहीं सेटिस्फाई करता मैं +2 रख के देखूँगा, ठीक है। तो पहले देखिए मैं यहाँ पे -2 ही रख कर देख लेता हूँ। x की जगह जब -2 रखेंगे तो होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और ये जगह 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 9 36 हो जाएगा, ठीक है। और 2 होती है 6 आ जाएगा और प्लस के 8। तो यहाँ पर देखिए क्या 16 6 24, 16 6 22 8 30, 30 -42, तो नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जब इसका -2 नहीं आ रहा तो इसका मतलब ए और बी में से कोई सा इसका आंसर नहीं है। अब प्लस का 2 रख कर दे रहे हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 9 36 और 2 होती है 6 प्लस के 8। तो कितना हो गया ये 8 8 16, 16 16 हो गया 32 -42। देखिए अब भी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 3 भी नहीं है, ये भी इसका आंसर नहीं है, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो गया इसका ई हो गया। अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब हम इसका यूज करके करेंगे तो जब रिमाइंडर ही 0 नहीं आएगा तो हम क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये इसके मूल है, ठीक है। गिवन दैट इज 0 है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन इस पे आप जो है, वैसे तो नन लिख दिया सही है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे 1 लिखने से रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ गया, हाँ इसका सॉल्यूशन तो हमने यहाँ दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। ऐसा हमें दे रखा है तो थीटा की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पर देखिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा देंगे। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या होता है कि नीचे वाली संख्या ऊपर जाके प्लस हो जाती है, नीचे वाली संख्या ऊपर जाके प्लस में जुड़ जाती है, ऐसे करके, ठीक हो गई। उसके बाद क्या करते हैं हम, नीचे बिल्कुल सेम वही कहानी बनाएंगे, बस माइनस चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ कराना प्लस, यहाँ माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल यानी योग अंतर अनुपात नियम। तो नीचे वाली संख्या ऊपर जाकर क्या करनी, जोड़नी है, जोड़ दी। अब यहाँ पे जहाँ जोड़ा था यहीं पे माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो -1 माइनस के √3। यहाँ पर देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो कितना हो गया 2 cos थीटा हो गया और ये हो जाएगा -2 sin थीटा और ये हो जाएगा 2/-2 √3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √3। √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर कौन सा बना, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, ठीक है।
तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन। ऐसा हमें दे रखा है तो इसकी वैल्यू हमसे पूछिए। तो देखिए इसमें क्या करा है हम, 1 दोनों साइड में मैंने जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? 1। तो इधर हो जाएगा 2 प्लस के 2 tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा हो जाता है सेक स्क्वायर अल्फा। इसे लिखेंगे 1 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें साइन कोस के रूप में लाना है आंसर। 2 cos स्क्वायर अल्फा। तो हमें साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो cos स्क्वायर अल्फा कितना हो गया? ये इधर चला जाएगा, इधर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर अल्फा होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा 2 cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा, अब थीटा जो है इसको साइन में चेंज कर लो। इसे चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं, हमें जो निकालना है साइन की वैल्यू निकालनी है ना। तो साइन है इधर, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कोस थीटा को चेंज करना चाहिए, है ना। कोस थीटा को चेंज करना चाहिए। चलो पहले मैं इसे लिख लेता हूँ, कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये जाएगा, चलो इधर इसको इधर ले जाओ चाहे, कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा मुझे चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। कोस स्क्वायर अल्फा ये 2 एलसीएम ले लेंगे, और कोस स्क्वायर अल्फा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि आंसर हमें साइन में लाना है। तो वही हो जाएगा 1 प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। तो ए इज राइट आंसर। राइट आंसर क्या बना इसका? ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन। किसी शहर में टैक्सी शुल्क में निश्चित शुल्क शामिल होता है और शेष किलोमीटर से की में तय की गई दूरी पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे 960 रुपये का भुगतान करना पड़ता है, और 80 किलोमीटर की यात्रा करता है तो 1260 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। तो निश्चित शुल्क और दर ज्ञात की। तो जो निश्चित शुल्क है वो मान लीजिए x है। निश्चित शुल्क क्या मान लिया हमने? निश्चित शुल्क बराबर कितना? x। और जो दर है यानी कि वो दर मान ली हमने y। 22 दर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर पर। अब क्या देखिए, अब जो निश्चित शुल्क होगा x, और पहले कितने किलोमीटर चला वो 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के 22 रुपये हैं। ठीक है, तो 60 किलोमीटर के ज़्यादा होंगे यानी कि 60 और टोटल कितने दिए उसने? टोटल दिए 960 रुपये। इसी तरह दूसरी वाली कहानी के लाएंगे, तो निश्चित शुल्क तो देने देना। 80 किलोमीटर चला, 1 के 22 माने हमने, तो 80 के हो जाएंगे 80 और टोटल कितने दिए उसने? 1260। ठीक है, अब क्या करना हमें? इसमें दोनों चीज़ें निकालनी है, तो पहले यहाँ से माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे, कैंसिल आउट, ये हो जाएगा माइनस के 20 960 में से 1260 में 960 यानी कि 30 बचा, और ये y बराबर हो जाएगा 100, y बराबर हो गया 15। ठीक है, आप x की वैल्यू निकाल लेंगे 15 रख के, तो x बराबर हो जाएगा 15 छक्का 90 यानी कि 900 960, तो x बराबर आ गया 60। तो भाई निश्चित दर हो गई वो 60 रुपये हो गई, और जो किलोमीटर हो गया वो 15 रुपये किलोमीटर हो गया। ठीक है, 60 और 15, राइट आंसर हो गया ए। राइट आंसर कितना हो गया? ए, बिल्कुल सही है। 18वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए स्क्रीन पर आ रहा है। एक समतल मैदान पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार स्थित है, इस पर एक झंडा ऊर्ध्वाधर लगा है। एक समतल मैदान पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार स्थित है, समतल मैदान पे एक, इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। ठीक है, इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है h, ये मान लीजिए a है, ये मान लीजिए b है, और ये c और ये d। ठीक है,
और इसका उन्नयन कोण हमें दे रखा है अल्फा, टोटल का दे रखा है बीटा क्वेश्चन में। आधार के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा बीटा। मीनार की ऊंचाई याद करनी है। मीनार की ऊंचाई मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक्स निकालना, इसको मान लो वाई। तो हम ये जानते हैं कि एक्स बटा वाई बराबर हो जाएगा tan अल्फा। यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लें तो यानी ये हो जाएगा एक्स कोट अल्फा, ठीक है। और एच प्लस एक्स अपॉन वाई बराबर हो जाएगा tan बीटा। और हमें क्या निकालना, एक्स निकालना, तो एच प्लस एक्स बराबर वाई tan बीटा। वाई tan बीटा, वाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे एक्स tan अल्फा, एक्स tan बीटा इंटू कोट अल्फा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, एक्स निकालना, तो एक्स को पक्षांतर करके निकाल लेते हैं, ठीक है। tan बीटा, हाँ, तो एच यहाँ पे ऐसे रहेगा, इधर जाकर एक्स कॉमन आ जाएगा, tan बीटा, tan अल्फा, कोट अल्फा को लिख लूँ मैं 1/tan अल्फा, ठीक है। और ये माइनस का 1, और हमें x निकालना, तो देखिए एलसीएम लेके tan अल्फा पहुँच जाएगा h के साथ, और अपॉन में क्या आ जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो राइट आंसर कौन सा बना, h tan अल्फा tan बीटा माइनस tan अल्फा, यानी C इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। एक लड़की जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है एक लैंप पोस्ट से 1.2 मीटर प्रति सेकंड गति से चलती है। यदि लैंप भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है और 4 सेकंड पश्चात लड़की की छाया की लंबाई याद कीजिए। देखिए कुछ ऐसा है, यहाँ पे लैंप पोस्ट है यानी कि यहाँ पे लाइट लगी हुई है, और एक लड़की है, लैंप पोस्ट है यानी कि जो लाइट है उससे आगे चलती है, और इसकी लड़की की हाइट दे रखी है 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर 90 मीटर, ठीक है। और इसकी जो हाइट है लैंप पोस्ट की इतने मीटर है, 3.6 है, ठीक। तो इसकी छाया की लंबाई पूछी, यानी ये हमसे x पूछा, ये लड़की है, और ये वाली हमें क्या दे रखा है, ये दूरी निकालनी पड़ेगी। इसके लिए हमें दे रखा है 4 सेकेंड, t बराबर कितना है यहाँ पे 4 सेकेंड, और कितने वेग से चल रहा है, ये चल रहा है 1.2 मीटर प्रति सेकेंड। तो पहले ये वाली दूरी निकाल लो यहाँ से, ठीक है, बाई। तो दूरी 4 बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर हो जाएगा 4 बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर हो जाएगा 4 गुणा समय, ठीक है। 4 कितनी है इसके 1.2, और समय कितना 4, तो 12 चौक 48 यानी 4.8 मीटर, दूरी मालूम हो गई, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज कैसे, सिमिलर त्रिभुज हैं। सिमिलर त्रिभुज तो इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। कैसे करेंगे अनुपात, 3.6 के बटे में लिखेंगे ये 0.90। तो बड़ी त्रिभुज की भुजा कौन सी है, x प्लस वाई, और छोटे त्रिभुज की है x। तो पॉइंट हटा के इसे तो यहीं पे काम तमाम कर देंगे, इसका 9 चौक 36 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या निकालना हमें निकालना है x, तो y के स्थान में लिख दो यहाँ पे x, y के प्लेस पे लिख दो 4.8 अपॉन, तो ये हो जाएगा इधर आकर 4x हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा 4.8, तो x बराबर हो जाएगा 3 का 3, 3 6 18, 1.6, यानी कि A इज राइट आंसर। राइट आंसर कितना बना, A इज राइट आंसर, ठीक है। अब अंतिम क्वेश्चन आज 120। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 के बराबर है, तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखिए, वैसे तो इसे प्रूव करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाता है, लेकिन ट्रिक ये है कि इसमें थीटा की वैल्यू रख दो, लेकिन थीटा की वैल्यू ऐसी रखो जिससे इसकी जो वैल्यू परिभाषित आए, ठीक है। और जो जिसमें जो वैल्यू ये देगा वही सही आंसर देगा। तो यहाँ पर देखिए थीटा की जगह मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 30 अंश, तो जब 30 रखेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, साइन 30 आएगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कोस 60 की वैल्यू होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और प्लस 1। नीचे देखिए रखेंगे साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 30 की वैल्यू √3/2 और माइनस के बाद सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -3/2 हो जाएगा, माइनस के √3/2, और नीचे कितना हो जाएगा √3/2 माइनस का हाफ। तो ऊपर से देखिए मैंने कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, √3/2 कॉमन ले लिया, तो √3/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √3 - 1, ठीक है।
-1 बचा और यहाँ बचा √3, अंदर एंट्री करके देख लो वही आएगा। और यहाँ से मैंने ले लिया 1/2 कॉमन। तो आप देखिए काटा पीटी कर लेते हैं ऐसे करके, तो कितना आ गया, √3 आ गया। आप देखते हैं √3 कौन सा आंसर देगा, पहले ऐसे चेक कर लेते हैं। तो 30 रखेंगे, 37 की वैल्यू होती है यानी कि 37 का मतलब 1/cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 यानी कि cos 30 की वैल्यू होगी √3, तो cos 37 की वैल्यू जाएगी 1/√3। ठीक है, cos 30 की sin 60 की वैल्यू 1/2 sin √3 होती है cos 30 की वैल्यू, तो इसकी जाएगी 1/√3। ठीक है, और tan 30 की वैल्यू होती है जो 1/√3। √3/2 होती है इसकी, तो 2/√3 हो जाएगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1/√3 और ये √3 आ गया। तो पहला ही वाला मैच कर गया, तो पहले ही आंसर हो गया। वैसे आप बी या सी को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी को देखिए मैंने चेक किया था, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। तो वैसे पहले से ही आंसर हमारा आ गया। अगर आप चेक करना चाहें तो बी एस सी को भी चेक करेंगे, तो बी एस सी से ये आंसर नहीं आने वाले। तो यहाँ पर देखिए पूरा पेपर हमने इसका करा दिया है, यानी कि पूरे 80 क्वेश्चन और लगभग 100% सभी के जो आंसर है बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में आपको लगता है कि इसका ये आंसर नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे जो स्क्रीन पे मैसेज आ रहा है इस नंबर पर मैसेज कर दें। ठीक है, मैं उसको देखूंगा। अगर आपका आंसर ठीक तर्क सहित सही होगा तो वो आंसर चेंज कर देंगे। लास्ट तक जुड़े रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लास्ट में एक लाइक का बटन होता है, उसे ज़रूर दबा के जाएं। और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। साथ में हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज जुड़ जाइए, क्योंकि बिहार टीजीटी और पीजीटी का पूरा पेपर हमारी टेस्ट सीरीज से फंसा है। पीजीटी का तो 100% पेपर फंसा है, और जो टीजीटी का है उसमें 80 क्वेश्चन में से कम से कम 30 क्वेश्चन तो एज इट इज आए, बाकी काफ़ी क्वेश्चन इसमें थोड़े से बन के भी आए। ठीक है, लेकिन पीजीटी का पूरा 100% पूरा पेपर हमारी टेस्ट सीरीज से फंसा है। और टीजीटी में जिसने कर लिए थी टेस्ट सीरीज हमारी, तो 60 क्वेश्चन तो बड़े आराम से कर ही दिए होंगे। तो बिल्कुल लास्ट में बने रहेंगे। सभी का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।